हेलो गाइस, प्रगति मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं मानविंद सिंह। आज आपको जो हिस्ट्री का पार्ट है, मेडिवल हिस्ट्री, राइट, मेडिवल हिस्ट्री और भारत का राइट, और इस मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ाने जा रहा हूं। और सारी चीज़ें एक अच्छे ढंग से अच्छे वे में चल रही हैं और सब बच्चे जुड़ के इस क्लास को ज़रूर अच्छे से करिएगा। आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छे ढंग से मिल रही हैं, एक एक करके एक वीडियो बहुत अच्छे ढंग से आ रही है। हम अच्छी मेहनत से आपको वीडियो क्रिएट करते हैं अच्छे ढंग से। आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और रेगुलर वे में अगर आप पढ़ेंगे तो आप एक न एक दिन ज़रूर सक्सेस होंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं चैनल, राइट। तो सभी बच्चे आ जाएं। आज का जो टॉपिक है वो है भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का आक्रमण जो स्टार्ट होता है, इससे पहले की वाली जो वीडियो बनाई थी मैंने, वो पाठ्यक्रम समझाया था आपको, अच्छे ढंग से पूरा पाठ्यक्रम समझाया कि किस तरीके से हमें मेडिवल हिस्ट्री पढ़नी है। क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे कहते हैं सर किस वे में पढ़ना चाहिए, इसको क्या करना चाहिए, तो मैंने बहुत अच्छे वे में उसको समझाया है एक तरीके से। ठीक है, अब जो स्टार्ट है उसका जो जिस तरीके से मैंने समझाया उसी तरीके से मैं अब पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया है, राइट। अब हम पढ़ेंगे, पहला टॉपिक है भारत पर अरबों का आक्रमण। अब स्टार्ट करते हैं, सभी बच्चे जुड़ जाए तभी मजा आएगा। और प्रगति मंत्रा को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है, राइट। आपके सब्सक्राइब होने से आपको कोई ज़्यादा अंतर तो नहीं पड़ेगा, आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी। जरूर एक बार सब्सक्राइब कर जरूर देखें, आपको इस चैनल से फ़ायदा ही मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भारत पर अरबों का आक्रमण। और आपको रात को आपकी जो MCQ की क्लासेस हैं वो चल रही हैं, दिन में आपके थ्योरिकल क्लासेस चल रही हैं, आप जरूर अटेंड करें। आप जो जिस बैच के रिगार्डिंग जो पढ़ना चाहते हैं, आपको नोट्स चाहिए, आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आपको मैंने नंबर भी दे रखा है 8175819525, और आप इस तरीके से सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं भारत पर अरबों का आक्रमण। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, तो इस चीज़ों को अच्छे से समझिएगा। देखो क्या हुआ था कि इसमें आपको बड़े ध्यान से देखिएगा। देखो क्या हुआ था कि अभी करंट में भारत का जो अभी करंट में भारत जो है वो इतना हिस्सा है भारत का, ये आपको पता है, राइट, ये भारत का हिस्सा है। लेकिन उस टाइम क्या था कि जब अरबों का आक्रमण भारत पर हुआ था तो उस टाइम जो भारत का जो साम्राज्य था वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला भी हिस्सा था, राइट, था कि नहीं? हाँ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला हिस्सा भी भारत में शामिल था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब इस्लाम धर्म की स्थापना हो जाती है, राइट, इस्लाम धर्म की स्थापना जब हो जाती है तो फिर वो क्या करते हैं कि फिर वो अपना साम्राज्य विस्तार करने की सोचते हैं, होड़ में लग जाते हैं, धर्म की प्राप्ति और साम्राज्य विस्तार करने की होड़ में लग जाते हैं। तो इस प्रकार से वो लोग क्या करते हैं कि भारत में आक्रमण करने की सोचते हैं, राइट। जो भारत में आक्रमण करने की सोचते हैं तो सबसे पहले वहाँ से लगा हुआ एक क्षेत्र है जिसे हम सिंधु क्षेत्र कहते हैं, सिंध क्षेत्र कहते हैं, राइट, वो लगा हुआ है। तो वहाँ पर जो इस्लाम धर्म जो अरब के लोग थे वो आक्रमण करने की सोचते हैं। तो इस चीज़ को मैं बड़े बारीकी ढंग से समझाऊंगा, ठीक है, समझिएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस जो सिंध की विजय की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो स्रोत सबसे पहले हमें पढ़ना है। तो समझिएगा बड़े ध्यान से कि सिंध की जो विजय की प्राप्ति जो मिलती है, जो फारसी ग्रंथ है, ये ग्रंथ लिखा है जो फारसी ग्रंथ है जिसका नाम है चचनाम। क्या नाम है? चचनाम। ठीक है, चचनाम एक फारसी ग्रंथ है, उससे क्या हुआ, सिंध विजय की जानकारी मिलती है। तो आपको याद रखिएगा कि ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि जो सिंध विजय की जानकारी कहाँ से मिलती है, राइट, भारत पर अरबों का आक्रमण की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो आप बता सकते हैं चचनाम। ये कौन सा ग्रंथ है? ये फारसी ग्रंथ है। ठीक है, समझ गए। भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण अरबों के नेतृत्व में हुआ था। जो मुस्लिम आक्रमण भारत पर हुआ था, तो ये सारी जानकारी किस में मिलती है? फारसी ग्रंथ में मिलती है। तो कि सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण कहाँ से? अरबों के नेतृत्व में हुआ था, राइट। तो भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया? अरबों ने किया था। अब अरबों ने किया था तो उनका क्या उद्देश्य क्या था, राइट, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो उनका जो उद्देश्य था तो अपने साम्राज्य को विस्तार करना और धन की प्राप्ति करना। क्या बेटा? अपने साम्राज्य को विस्तार करना और धन की प्राप्ति करना। इसी तरीके से इस्लाम धर्म का और अपने धर्म का क्या करना? प्रचार करना, राइट। जो उनका इस्लाम धर्म था उसका प्रचार करना। इस तरीके से उन्होंने ये सोच करके भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, सबसे पहले जो आक्रमण किया था, काफी बुक्स में थोड़ा सा डिफरेंट चीजें मिलेंगी, बट मैंने बहुत अच्छे ढंग से सोच समझ के ये सारी चीजें निकाली हुई हैं। तो सबसे पहले जो आक्रमण किया था 711 ईस्वी में
उबैदुल्ला ने किया था, जो कि असफल रहे थे आक्रमण में। फिर दूसरे 711 में बुदैल ने किया था, वो भी क्या हुए, असफल रहे थे। तो 711 में दो लोगों ने आक्रमण किया, उबैदुल्ला और बुदैल। कौन, उबैदुल्ला और बुदैल, जो असफल रहे। और उसके बाद 712 में एक आक्रमण किया, जो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। तो मोहम्मद बिन कासिम ने कब भारत पर आक्रमण किया, तो 712 में। और कई बार क्वेश्चन ऐसा भी बन जाता है बच्चों कि भारत पर पहला सफल आक्रमण कब हुआ, तो भारत पर पहला सफल आक्रमण जो हुआ था वो 712 ईस्वी में हुआ था। ओके, समझ गए। अब ये जो आक्रमण, जो पहला प्रथम सफल आक्रमण है, वो देखो, वो हरिश्चंद्र वर्मा जी हैं, उनकी बुक के अनुसार वो 712 ईस्वी, और काफी बुकों में ऐसा भी दिया 711 भी दे रखा, लेकिन हरिश्चंद्र वर्मा के अनुसार 712 मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए नहीं सब लोग, ठीक है, इतना समझ गए। अब मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पर आक्रमण, पहला सफल आक्रमण करते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, तो उनके बारे में समझना है। तो मोहम्मद बिन कासिम ईरान के हकीम उल से आज्ञा लेके सिंध आए थे। ठीक है, कहाँ आए थे, सिंध आए थे, और उन्होंने सिंध को क्या किया था, जीत लिया था। सिंध पर आक्रमण के समय राजा वहाँ के कौन से थे, तो राजा दाहिर, याद रखिएगा, वहाँ पर सिंध के राजा कौन थे, राजा दाहिर थे। और वो किसके पुत्र थे, चच के पुत्र थे, हिंदू शासक चच थे, उनके पुत्र थे। ठीक है, तो राजा दाहिर थे उस टाइम, उनको हराकर सिंध पर विजय प्राप्त की थी, किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मोहम्मद बिन कासिम ने कहाँ आक्रमण किया, तो सिंध पे आक्रमण किया था, पहली बार विजय प्राप्त की थी, और किस राजा को हरा के, तो राजा दाहिर को हरा के। ठीक है ना बेटा, राजा दाहिर को हरा के। और राजा दाहिर किसके पुत्र थे, तो चच के पुत्र थे, और वो एक हिंदू शासक थे, राइट, हिंदू शासक के पुत्र राजा दाहिर थे। तो इतना समझ गए ना सब लोग, ठीक है, इतना समझ गए। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या है कि जो जब उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, तो उसमें परिणाम और प्रभाव किस तरीके के पड़ते हैं, तो उनको चीज़ों को समझिएगा बड़े ध्यान से। तो पहली बार भारत पर क्या हुआ था, इस्लाम का प्रवेश हुआ था। ठीक है, पहली बार भारत इस्लाम कभी प्रवेश नहीं हुआ था, पहली बार भारत पर इस्लाम का प्रवेश हुआ था। दूसरा पॉइंट क्या है, हिंद और हिंदू शब्द का सबसे पहले अरब वासियों ने प्रयोग किया था। तो अगर आपसे कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हिंद और हिंदू का शब्द सबसे पहले किसने किया, तो अरबों ने किया था। अरबों ने हिंदू बोला था और हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, और यहाँ आकर फिर उन्होंने क्या किया, खजूर की खेती स्टार्ट की और ऊंट का पालन प्रारंभ किया था। ठीक है, खजूर की खेती और ऊंट का पालन का प्रारंभ किया था। और पहली बार भारत में जजिया कर लागू कब हुआ था, इस्लाम के आने की वजह से कौन सा कर स्टार्ट हुआ था, जजिया कर। ठीक है, और पंचतंत्र, ब्रह्म सिद्धांत आदि और जो भारत में हिंदू सभ्यता के और हिंद की सभ्यता के जो पंचतंत्र था, ब्रह्म सिद्धांत था आदि का अरबी अनुवाद कराया गया, राइट। तो वो आए और उन्होंने क्या किया था, किसका, पंचतंत्र और ब्रह्म सिद्धांत का क्या, कौन सा अनुवाद करवाया, अरबी भाषा में उनका अनुवाद करवाया। ठीक है, और देहरम सिक्का चलाया। किसके शासनकाल में देहरम सिक्का, सबसे पहले कौन सा सिक्का चलाएगा, तो देहरम सिक्का चलाया गया मोहम्मद बिन कासिम के, राइट। और भारत में जो खगोलीय विज्ञान थी, राइट, खगोल शास्त्र था, उसको वर्ल्ड वाइड फैलाने की कोशिश करने लगे कौन, इस्लाम के लोग, मतलब जो, राइट, भारतीय खगोल शास्त्र का क्या विस्तार करना स्टार्ट कर दिया। तो अब आप ये सारी चीज़ें समझ चुके होंगे। तो अगर आपसे नॉर्मली मैं ऐसे क्वेश्चंस करता हूँ, इसके आगे मैं पढ़ाऊंगा, पहले हमें इसके बारे में एक बार और अच्छे ढंग से देख लेते हैं, क्योंकि देखो जब तक हम एक अच्छे वे में, अरेंज वे में नहीं देखेंगे तो हमें याद नहीं होंगी चीज़ें। तो हम एक बार फिर शुरू से देखते हैं सारी चीज़ें, और अच्छे ढंग से देखते चलिएगा, तभी आपको, देखो कहते ना कि कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ने की कोशिश करना चाहिए कि नहीं चाहिए, कि तो इसी तरीके से एक बार और अच्छे ढंग से देखते हैं। देखो सबसे पहले अरबों का भारत में आक्रमण होता है। जो अरबों पर भारत पर आक्रमण होता है तो वो सबसे पहले किस ग्रंथ में लिखा हुआ है, तो वो लिखा हुआ फारसी ग्रंथ में। किसमें लिखा बेटा, फारसी ग्रंथ। फारसी ग्रंथ का नाम क्या है, चचनाम। क्या नाम है बेटा, चचनामा या चचनाम। ठीक है, चचनाम फारसी ग्रंथ है। इसमें सिंध विजय की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। तो भारत पर अरबों को आक्रमण समझ गए कि नहीं। अब दूसरा पॉइंट है,
भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण और किसके, जब मुस्लिम आक्रमण है तो किसके नेतृत्व में हुआ था, तो अरबों के नेतृत्व में हुआ था। तो ये तो आप याद रखिएगा। उद्देश्य क्या था इनका, उद्देश्य देखो, इस्लाम की स्थापना हो गई थी तो उनका उद्देश्य था कि हम साम्राज्य को विस्तार करें, अपने धर्म का प्रचार करें और धन की प्राप्ति। तो साम्राज्य विस्तार और धन की प्राप्ति, इस्लाम धर्म का प्रचार, ये उनके उद्देश्य थे। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले जो आक्रमण किया था अरबों में 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह ने किया था। ठीक है, याद रखोगे, उबैदुल्लाह में किया था, उबैदुल्लाह ने। ठीक है, और 711 में बुदैल ने किया था और 700, लेकिन जब ये दोनों आक्रमण करते हैं तो ये दोनों क्या होंगे, असफल रहते हैं। क्या रहते हैं बेटा, असफल रहते हैं। फिर उसके बाद 712 में मोहम्मद बिन कासिम कहाँ, सिंध में आक्रमण करते हैं, सिंध से स्टार्ट करते हैं, वहाँ सफल हो जाते हैं राजा दाहिर को हरा के। याद करो, मोहम्मद बिन कासिम कहाँ, सिंध में करते हैं राजा दाहिर को हरा के। ये किसके अनुसार, हरिश्चंद्र वर्मा के अनुसार। हरिश्चंद्र वर्मा की बुक है तो उन्होंने उसमें 712, और कई बुकों में 711 भी दे रखा, लेकिन हमें 712 याद रखना है। ठीक है, इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ईरान के हकीम से आज्ञा लेकर, ईरान में एक हकीम थे, ठीक है, उनसे आज्ञा लेकर कहाँ पर, सिंध को जीत लेते हैं और सिंध पर आक्रमण करके किसको हराते हैं, राजा दाहिर को हराते, राजा दाहिर को हराते हैं। वो किसके पुत्र थे, तो वो एक हिंदू शासक के, किसके बेटा, एक वो हिंदू शासक चच के पुत्र थे, राइट, उनको हरा देते हैं और सिंध पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो इतना समझे। अब इसके जो परिणाम और प्रभाव थे वो पढ़ेंगे। तो परिणाम और प्रभाव कैसे मिले, तो सबसे पहले पहली बार भारत पर इस्लाम का प्रवेश हुआ था, पहली बार। दूसरा, हिंद और हिंदू शब्द का उपयोग पहली बार अरबों ने किया था। किसने किया था, अरबों ने, राइट। तीसरा पॉइंट, खजूर की खेती और ऊंट का पालने का प्रारंभ हुआ, राइट। खजूर की खेती नहीं होती थी तो खजूर की खेती होने लगी और ऊंट पालन प्रारंभ हुआ। पहली बार भारत पर क्या, कौन सा कर लगाया गया इस्लाम धर्म के समय और अरबों के आक्रमण में, तो जजिया कर लगाया गया। ठीक है, और कुछ सिद्धांत थे, जो ग्रंथ थे और कुछ सिद्धांत थे, तो वो फारसी भाषा में फारसी का अरबी अनुवाद किए गए, जैसे कि पंचतंत्र हो गया, ब्रह्म सिद्धांत हो गया, इनका सब अरबी अनुवाद करवाया गया उनके द्वारा। ठीक है, जो मोहम्मद बिन कासिम आए थे। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, एक सिक्का चलाया जिसका नाम है देहरम सिक्का, याद रखिएगा। तो मोहम्मद बिन कासिम के समय कौन सा सिक्का चलाया गया, देहरम सिक्का चलाया गया, और भारतीय खगोल शास्त्र का एक अच्छे रूप में विस्तार करवाया गया। ठीक है, तो जो इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी तो वो इस तरीके से स्टार्ट हुई थी भारत में, राइट। भारत में इस तरीके से अरबों का आक्रमण हुआ था। अब हमें क्या पढ़ना कि जो इस्लाम धर्म है, जो इस्लाम धर्म नाम आ रहा इसमें अरबों के आक्रमण में, तो वो कैसे स्टार्ट होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते। तो चलो मैं इस्लाम धर्म का उदय के बारे में बताता हूँ, तो समझिएगा बड़े ध्यान से। देखो, इस्लाम धर्म के उदय के बारे में बड़े ध्यान से समझिएगा। तो इस्लाम धर्म का उदय देखते हैं। ठीक है, तो इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, हजरत मोहम्मद साहब थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, हजरत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म 570 ईस्वी कहाँ पर हुआ था, मक्का में हुआ था। तो मक्का में हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था, 570 ईस्वी में। याद रखिएगा, एक एक डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कई बार एग्जाम में। और इनके जो पिताजी थे उनका नाम था अब्दुल्ला। ठीक है, अब्दुल्ला उनके पिताजी थे और माता का नाम अमीना बाई था। ठीक है, अमीना था। तो पिताजी अब्दुल्ला और माता अमीना के पुत्र कौन थे, हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है, उनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। इतना समझ गए। ठीक है, और इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, 610 ईस्वी हीरा गुफा में हुई थी। तो ये कई बार एग्जाम में आया कि हजरत मोहम्मद साहब का जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो 610 ईस्वी में हीरा गुफा में हुई थी। ठीक है, इतना समझ गए। और इन्होंने फिर एक हिजरी सम्मत चलाया था। वो कब चलाया था, तो 24 सितंबर, कब, याद रखिएगा, इसका डेट कई बार आया, 24 सितंबर 622 ईस्वी में एक सम्मत चलाया गया था जिसका नाम था हिजरी सम्मत। पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा हिजरी सम्मत का प्रारंभ हुआ। जो पैगंबर थे उन्होंने मक्का से मदीना की यात्रा करी थी, तो उसी टाइम हिजरी सम्मत की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इतना याद हो गया। अब जो हजरत मोहम्मद साहब का जो शादी हुई थी, जो उनकी, तो किससे हुई थी, तो वो थी खदीजा। ठीक है, खदीजा से उनका विवाह हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और उन्हें एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम फातिमा था। पुत्री का नाम क्या था, फातिमा था। और दामाद उनके फिर कौन बनते हैं, वो बनते हैं अली। ठीक है, तो उनके दामाद का नाम क्या था, अली था। और 632 ईस्वी में
हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है और इन्हें मदीना में दफनाया जाता है। ठीक है, तो ये इनको कहाँ दफनाया गया? मदीना में। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 632 ईस्वी में। ठीक है, इतना याद हो जाएगा ना बेटा। और जो उनका पवित्र ग्रंथ है उसका नाम क्या है? तो वो कुरान है। ठीक है, तो पवित्र ग्रंथ, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कुरान है। ठीक है, इसी तरीके से पैगंबर मोहम्मद का उत्तराधिकारी कौन बने? जो पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी क्या कहलाते थे? खलीफा कहलाते थे, खलीफा कहलाते थे। ठीक है, तो पैगंबर मोहम्मद के जो उत्तराधिकारी बनता था उसे किस नाम से जाना जाता था? उसको खलीफा नाम से जाना जाता था। तो एक बात बताइए कि एक बार हम फिर दोबारा से पढ़ाते हैं, आपको एक एक चीज़ आपको याद हो जानी चाहिए। आप एक अच्छे वे में पढ़ेंगे ना, तो मैं इतना कह रहा हूँ, ये जो मैंने छांट के नोट्स जो रेडी किए हैं एक अच्छे वे में, जिसको भी नोट्स चाहिए वो मुझसे आराम से मांग सकता है। ठीक है, ये अच्छे वे में मैं जो समझा रहा हूँ, आपको ये बात कराऊँ कि एक दो बार तुम वीडियो देखोगे तुम्हें लिखने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस्लाम धर्म को फिर देखते हैं। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। उनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। कब हुआ था? 570 ईस्वी मक्का में हुआ था बेटा। ठीक है, पिता कौन थे? अब्दुल्ला थे। और मम्मी कौन थी उनकी? माता वो थी अमीना। तो पिता थे उनके अब्दुल्ला। ठीक है, याद रखना बेटा, अब्दुल्ला थे, माता अमीना थी। और उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? 610 में हीरा गुफा में बेटा हुई थी। ठीक है, हीरा गुफा में। और हिजरी संवत उन्होंने चलाया था। ठीक है, कहाँ से? जब मक्का से मदीना की यात्रा कर रहे थे तो उस टाइम चलाया था। तो वो डेट थी 24 सितंबर 622 ईस्वी। ठीक है, याद रखोगे कि नहीं? 24 सितंबर 622 में क्या हुआ था? हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। और उनका जो विवाह हुआ था वो खदीजा से हुआ था। किससे हुआ था? खदीजा से हुआ था। और उन्हें जो पुत्री की प्राप्ति होती है वो कौन थी? वो फातिमा थी। ठीक है, पुत्री का नाम क्या था? फातिमा। और उनके जो दामाद थे वो अली थे। ठीक है, और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वो कब होती है? तो 632 में होती है। कब होती है उनकी मृत्यु? 632 में होती है। ठीक है, उन्हें जब मर जाते हैं तो उन्हें कहाँ दफनाते हैं? तो उन्हें मदीना में दफनाते हैं। और एक पवित्र ग्रंथ का नाम है जो है कुरान। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन होता है? कुरान होता है। और पैगंबर मोहम्मद का जो उत्तराधिकारी बनता है उसे हम किस नाम से जानते थे? उस टाइम किस नाम से जाना जाता था? तो वो खलीफा के नाम से जाना जाता था। तो ये सारी चीज़ें आपको एक अच्छे अरेंज वे में मैंने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। आई थिंक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर समझ में आ गया तो आप इस सेशन को लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी तरीके से आपको आगे वाला जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया जाएगा, मोहम्मद गजनवी, राइट। उसके बारे में सारी चीज़ें एक अच्छे अरेंज वे में मैंने समझाई हैं। तो आपको एक एक चीज़ें समझ में आई होंगी और आई थिंक मुझे लगता है कि आपको याद भी हो गया होगा। तो इस तरीके से आप याद करेंगे तो एक ना एक दिन जरूर सक्सेस होंगे। आपके पीटी एग्ज़ाम के लिए, मेंस की वो पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप अगर एसआई का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या एसएससी सीजीएल हुआ या यूपीएससी बीपीएससी भी देंगे तो काफ़ी हद तक आपका ये प्रिपेयर हो जाएगा इतने में, ठीक है। और सारी चीज़ें मैं एक अरेंज वे में समझाता जाऊँगा, आपको बहुत मज़ा आएगा पूरी क्लासेस करने में। तो आज के लिए इतना ही सेशन चलेगा। आप कल के लिए एक नए सेशन लेके आऊँगा बहुत अच्छे वे में। आप रेगुलर रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। इसमें दिन में आपको थ्योरिकल और रात में आपका ऑप्शनल वो एमसीक्यू की क्लास चलेगी। तो आप दिन में थ्योरिकल वही थ्योरिकल पढ़ेंगे। देखो मैं क्या बताना चाहूँगा कि दिन में आप वही थ्योरी पढ़ेंगे जो आपको रात में जिसकी क्या करेंगे एमसीक्यू मिलेगा। तो आप दिन में थ्योरी पढ़ो, रात को एमसीक्यू लगाओ, दिन में थ्योरी और रात को एमसीक्यू। इस तरीके से बेटा आप पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा हाँ मेरा तैयार हो गया एमसीक्यू। देखो थ्योरी पढ़ी उसने, दिन में एमसीक्यू लगाया, हाँ काफ़ी हद तक तैयार है। अगर नहीं बना तो उसको दोबारा से पढ़ लिया, राइट बेटा। तो इस तरीके से आप चीज़ें तैयार करो। मैं मानवेंद्र हूँ और अनु मैम दोनों लोग अभी पढ़ाएंगे करंट में, और भी आपके एक दो टीचर और बढ़ेंगे तो आपको सारे टीचर सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जाएंगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अब थैंक यू सो मच क्लास करने के लिए। सभी बच्चे अच्छे से क्लास करें और अच्छे से लग जाएं। और ऐसा नहीं है, अगर मेहनत, ये कहते ना कि विवेकानंद जी ने एक बात कही है कि जो मेहनत करता है वो सफल जरूर होता है। और कहते हैं कि यार मेहनत तो करी सफल नहीं हुए, तो उन्होंने कहा है कि उसने मेहनत नहीं करी। अगर मेहनत की है तो वो सफल जरूर हो जाएगा। सफलता ऐसे दिखती नहीं है, सफलता एक दिखने वाली अलग होती है और सफल होना व्यक्ति अपने आप सफल हो जाता है, राइट। तो मेहनत करने वाला सफल जरूर होता है, जो सफल नहीं होता ना वो मेहनत नहीं करता। इसलिए कह रहा हूँ कि मेहनत करो, सफल हो जाओगे। सफल होने के लिए तो आप
सोचो ही ना, अपने आप हो जाओगे। ठीक है, तो मेहनत करते चलो, आप सिलेक्ट जरूर होगे और अपने आप सिलेक्ट हो जाओगे। आपको एक दिन ऐसा एहसास होगा कि मतलब अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा और एहसास भी नहीं होगा। आराम से पढ़ते जाइए, एक अरेंज वे में चीज़ों को स्टार्ट करिए, अच्छे वे में समझने की कोशिश करिए बहुत अच्छे ढंग से। ठीक है, तो अब हम एक अच्छे वे में इसको ख़त्म करते हैं और अब नया लेक्चर आएगा और सब लोग मिल जाएं। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। ओके, धन्यवाद।